चलिए, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। और 500 एमसीक्यू की सीरीज हम करने जा रहे हैं, जिसमें पूरा सहकारिता का जो 25 मार्क्स वाला पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। और कुछ एक आध क्वेश्चंस आपको वो वहाँ से भी मिल जाएंगे जो एक्स्ट्रा 30 मार्क्स वाला है, जिसमें 9 पोस्ट है। तो सभी की तैयारी होगी। और तैयारी करने का तरीका कुछ इस तरीके से कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, साथ ही साथ जो उससे रिलेटेड और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो भी हम कवर कर रहे हैं। आज का जो ऑब्जेक्टिव है मेरे ख्याल से 27 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में, 26 27, लेकिन टोटल मैं 500 तक कराऊंगा। ठीक है, टोटल 500 तक एग्जाम होने से पहले मिलेंगे आपको इसमें। आज का जो वीडियो रहेगा वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड जितने पॉइंट्स है वो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड जितने पॉइंट्स है ऊपर ऊपर वो कवर हो जाएंगे। ठीक, अब देखो पहला क्वेश्चन, बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ? ठीक है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, विनियमन अधिनियम, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट किस तिथि को लागू हुआ? किस तिथि को लागू हुआ? अब देखो, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू हुआ पूछने से तो 16 मार्च 1949, लागू हुआ पूछने से 16 मार्च 1949। अब इसमें जितने भी की पॉइंट्स है, जितने भी डेटा हैं और जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं, सभी का एक्सप्लेनेशन इसमें बता देता हूं, जो जो एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट। ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हर बार जरूरी नहीं होता कि आप डीप घुस घुस के क्वेश्चन सॉल्व करें। जिसका जरूरी है, जैसे सहकारिता से संबंधित एग्जाम है, सहकारिता अधिनियम इतना डिटेल में पढ़े और उसके जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे थे एकदम डीप में घुस घुस के पॉइंट्स कवर कर लिए, है ना। लेकिन वहां से डीप पूछा जा सकता है। लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन में अगर आप डीप नहीं पढ़ रहे हो तो पहले तो ऊपर ऊपर वाला पढ़ो। अगर ये ऑब्जेक्टिव देखो भी ना तो आपका काम बन जाएगा। हो सकता है 60 70 80% क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो वो पूरा बन जाए आपसे। एक आध दो क्वेश्चन छोटे जो एकदम डीप से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऊपर ऊपर के जो इंपॉर्टेंट है उसको तो हम कवर करेंगे ही। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में 2 डेट आपको याद करने, कौन कौन सा 2 डेट? एक तो 10 मार्च याद रखना 1949, और एक 16 मार्च 1949। और एक और याद कर लो, 1 मार्च 1966। एक और याद कर लो 1965। इसमें डेट नहीं। सर ये क्या क्या बता दिए? 10 मार्च 1949, 16 मार्च 1949, 1 मार्च 1966 और 1965। खाली 1965 याद रखिएगा। अब सर ये क्या है? तो 10 मार्च 1949 को ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था उसको राष्ट्रपति की अनुमति मिली, राष्ट्रपति ने साइन किया। तो प्रेसिडेंट ने कब साइन किया पूछा जाए तो प्रेसिडेंट ने साइन किया कब? 10 मार्च। लागू हुआ पूछा जाए कब? 16 मार्च 1949, 16 मार्च 1949। ठीक है, कब? 16 मार्च 1949। ये 1 मार्च 1966 क्या है सर? 1 मार्च 1966 क्या है? तो 1 मार्च 1966 पहले, अभी जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये नाम देख रहे हो ना, ये नाम पहले नहीं था। तो सर क्या था? इसका नाम था बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949, ये नाम था बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949, मतलब बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949। अब ये कंपनी वर्ड जुड़ जाता तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ लाभ के लिए है, लाभ हानि देखने के लिए, लाभ कमाने के लिए। तो लोगों का ज्यादा से ज्यादा विश्वास जुड़े, इसलिए भैया इसको बोले कि नहीं नहीं, ये कंपनी वाले शब्द को हटाओ। तो 1 मार्च 1966, 1 मार्च 1966, ठीक है, 1 मार्च 1966, इसमें क्या किया गया? अब इसका कंपनी नाम हटा के क्या कर दिया गया? विनियमन नाम कर दिया। क्या क्या किया गया? विनियमन, रेगुलेशन नाम जोड़ दिया गया। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना बैंकिंग रेगुलेशन, ये नाम कब आया? 1 मार्च 1966। तो सर ये 1965 को क्या हुआ? ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ये नॉर्मल बैंक के लिए था, मतलब कमर्शियल, नॉन कमर्शियल जितने भी बैंक हैं, ग्रामीण वाले हो गए, डेवलपमेंट बैंक हो गया, जो भी बैंक है, जितने भी बैंक है सभी बैंक के लिए था। लेकिन आगे चल के आपको मालूम होगा 1960 के बाद सहकारिता का कंसेप्ट आया, सहकारिता अधिनियम, तो सहकारी बैंक भी बनने लगे। तो ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था उसमें 4 चैप्टर थे, 4 चैप्टर थे, 4 चैप्टर तक था। और धाराएं कितनी थी? तो 55 धारा थी। ये पढ़ लेना ना, एक ऑब्जेक्टिव के पीछे ये 10-12 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, 10-12 नहीं, 15-16 क्वेश्चन हो जाएंगे कवर। ठीक है, तो 55 धारा थे, तो 4 चैप्टर थे, 55 धारा थे, सब थे 1965 से पहले, ये सब थे, 4 चैप्टर थे और 55 धारा थे। इसके बाद क्या हुआ? 1965 से इसमें 5वां भाग जोड़ा गया, 5वां चैप्टर जोड़ा गया, 5वां अध्याय जोड़ा गया, और एक ही धारा जोड़ा गया। कौन सा धारा? 56 धारा, 56वां धारा जोड़ा गया। ये किससे रिलेटेड था? सहकारी बैंक से रिलेटेड था, कोऑपरेटिव संबंधी अगर पूछा जाए प्रावधान कौन से धारा में जोड़ा गया तो 56वें धारा गया। ठीक, क्लियर? थोड़ा बहुत संशोधन, 55 धारा है ना, इसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके सब के सब पॉइंट को 56 में डाल दिया कि अगर वहां धारा 5 में ये बोला गया तो धारा 56 के अंतर्गत धारा 5 के हिसाब से ही रहेगा। ठीक, तो याद रखना 1965 में ये संशोधन किया गया। ठीक है, संशोधन किया गया 1965 में, सहकारिता वाले को इंक्लूड किए गए। ठीक, इतना क्लियर? तो सहकारी बैंकों पर लागू करने के लिए कभी इसको संशोधित किया, अगर पूछा जाए तो 1965 से संशोधित किया गया, 1965 में। अब और कुछ पॉइंट देख लेते हैं इसमें, जैसे एक
क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा, मैं अभी से आपको क्लियर कर दे रहा हूं। पूछा जाए कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 किन पर लागू होते हैं? 1949 किन पर लागू होते हैं? कमर्शियल बैंक, विकास बैंक, सहकारी बैंक, उपरोक्त सभी। आंसर क्या लोगे? उपरोक्त सभी। क्या बोला? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 किन पर लागू होते? तो जितने भी बैंक वाले हैं सब बैंक में लागू हो जाएंगे। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का धारा 56 किस पर लागू होता है? सेम ऑप्शन रहे, 4 ऑप्शन रहेगा। सहकारी बैंक, विकास बैंक और दूसरे कमर्शियल बैंक हो गए, व्यापारिक बैंक हो गए। अब आंसर ले वो केवल और केवल व्यापारिक बैंक नहीं, सहकारी बैंक। हाँ, उन जो धारा 56 है वो केवल सहकारी बैंकों से संबंधित है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। इतना क्लियर है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की स्थिति को लागू हुआ, ये सारी चीजें आपने देख ली, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड और कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है फिलहाल इतना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कब लागू हुआ पूछा जाए तो 16 मार्च को लागू होगा। किस वर्ष में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 को सहकारी बैंकों पर लागू करने के लिए संशोधन किया गया? 1965 की 1 मार्च 1966? 1965। तो सर वो 66 में क्या हुआ था? 66 1 मार्च 1900। इसमें सब मार्च वाले हैं, बैंकिंग वाले लोग। बैंकिंग वाला क्या है? मार्च ही है। इसको डेट को आपको याद रखना होगा ना, क्योंकि नाबार्ड का भी डेट आ जाएगा, बैंकिंग वाला डेट आ जाएगा, सहकारिता वाला डेट आ जाएगा, बहुत सारी डेट अभी आएंगे, देखने को पड़ेंगे, महीने आएंगे, याद नहीं रहेगा। तो बैंकिंग वाले में आपको मालूम होगा, किसी भी बैंक के एम्प्लॉय पूछ लेना, भैया सबसे ज्यादा लोड कौन से महीने में रहता है? मार्च। मतलब मार्च महीने से खौफ खाते हैं कौन? बैंक वाले। क्यों? मंथ एंड रहता है, मंथ एंड नहीं बोलो, ईयर एंड रहता है। ठीक है, ईयर एंड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है ना नॉर्मली, तो मार्च में बहुत लोड रहता है। तो बैंक वाला आंख मूंद के याद रख लेना कौन सा महीना है? मार्च है। अब मार्च से याद रह जाएगा, 10, 16, 1, सब मार्च वाले डेट आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, तो बैंकिंग वाला मार्च वाला डेट है, याद रखना। तो 1 मार्च 1966 को क्या हुआ था? जो कंपनी नाम था उसको बदल के विनियमन कर दिए गए। इतना क्लियर है? चलो, बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के रूप में कब लाया गया? कब लाया गया? अभी तो ऊपर बता दिया था, सब चीजें बताया है। बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1900, मतलब कंपनी को हटा के विनियमन कब किया गया? 1 मार्च 1966। 1 मार्च 1966। बैंकिंग विनियमन अधिनियम में सहकारी बैंकों को शामिल करने के लिए किस सेक्शन को जोड़ा गया? कौन से सेक्शन? सहकारी बैंकों को 56 कब जोड़ा गया? 1965 में। 5-6 को जोड़ा गया 65 में। समझ आ रही बात? 5-6 को जोड़ा गया 65 में, 1965 में। भारत में केंद्रीय सहकारी बैंकों को कौन नियंत्रित करता है? जितने भी बैंक हैं सब वो कौन नियंत्रित करेगा? आरबीआई। बैंकों का बैंक आरबीआई, बैंकों का बाप पिता कह लो कौन? आरबीआई। सब आरबीआई ही कंट्रोल करेगा, कोई सरकार वगैरह नहीं करती ना, सेबी नहीं करती। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की किस धारा में बैंकिंग की परिभाषा दी गई है? तो देखो, जितने भी बैंक हैं ना, सहकारी बैंक से भी क्या अभिप्रेत है बोले, वो भी धारा 5 में दिया है। बैंक कौन सा डेफिनेशन में दिया है पूछा जाए तो 5B। 5 से याद रखना, 5 तो याद ही रहेगा, और बी। अगर ऑप्शन में धारा 2 देते हैं ना तो आप को लगता कि यार हर डेफिनेशन तो धारा 2 में कवर है, नहीं नहीं, तो 2 गलत हो जाता। इसका आंसर लेना है आपको धारा 5B। किस अधिनियम बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की किस धारा में बैंकिंग का परिभाषा दी गई है? डेफिनेशन दिया गया 5B। बी से बैंकिंग यार, और क्या? 5B, बी से बैंकिंग, याद आ जाएगा आपको। ठीक है, और यहीं पे मैं बता देता हूँ सहकारी बैंक मतलब भी, सहकारी बैंक का मतलब क्या होता है अगर पूछा जाए, सहकारी बैंक से क्या तात्पर्य है, वो भी धारा 5 में ही कवर है। सहकारी बैंक से क्या तात्पर्य है? तो राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी बैंक। ठीक है, तो सहकारी बैंक से क्या तात्पर्य पूछा जाए तो वो भी आपको धारा 5 में देखने को मिलेगा। धारा 5 में सहकारी बैंक मतलब, सहकारी बैंक मतलब क्या? 3 बातें दी गई हैं, इसको याद रखना। राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी बैंक। प्राथमिक साख समिति नहीं, प्राथमिक साख समिति इसमें शामिल नहीं होता, प्राथमिक सहकारी बैंक। ठीक है, 1 2 3 शामिल हो गया। ठीक है, क्लियर? चलो, बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत किस संस्थाओं को शामिल नहीं किया गया है? सहकारी बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, हाँ पब्लिक सेक्टर के बैंक है, सब रहेगा। प्राथमिक कृषि साख समिति है क्या? अभी बताया नहीं है, अभी बताया नहीं है। ठीक है, तो प्राथमिक ये शामिल नहीं किया गया, बाकी सब शामिल है। ठीक, देखो ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा आपको, अपने सुझाव जरूर दें। पिछले वीडियो में मैंने डाउट्स कवर कराए थे, जो डाउट अगर लगता है कि जेन्युइन डाउट है और पूछा जाना चाहिए और मुझे उसका उत्तर दिया जाना चाहिए, तो सभी को मैं रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो जितने भी आपके सुझाव हैं, कोई अच्छा लग रहा है तो भी बताइए, बुरा लग रहा है तो भी बताइए, क्या चेंजेस किए जा सकते हैं वो भी बताइए, कमेंट जरूर किया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने आसपास मित्रों को भी जो अच्छा लगता है और लगे कि दूसरों को भी इससे हेल्प मिल सकता है, तो ऐसा नहीं कि कोई अच्छी चीज़ है तो किसी को छुपा लें, उनको भी सब्सक्राइब कराइए, उनको भी वीडियो शेयर किया कीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
भारतीय बैंकिंग विनियम अधिनियम में कुल कितने परिशिष्ट है? परिशिष्ट एक है, ठीक है, परिशिष्ट केवल और केवल एक है। अनुसूची कितने पूछे है? तो 5। भाग कितने जाए पूछे? 5। 5 अनुसूची है, 5 शेड्यूल है, ठीक है, 5 शेड्यूल मतलब कोई भी लिस्ट, एक परिशिष्ट है। और भाग भी कितने? 5। पहले 4 थे, 5वां भाग 1965 में जोड़ा गया, जो सहकारी बैंकों के लिए लागू है, ठीक है। तो याद रखना परिशिष्ट कितने? एक। अनुसूची कितने? 5। और भाग कितने पूछे जाए? तो भाग 5 है। धारा कितने पूछे जाए? तो 56 है। चलो, बैंकिंग अधिनियम को कितने भागों में विभाजित किया गया? कितने भाग है? टोटल चैप्टर 5 ही है। भारतीय बैंकिंग अधिनियम विनियम अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? अभी बताया, धारा 56 है। टोटल कितने धाराएं? 56। भारतीय बैंकिंग विनियम अधिनियम की धारा 56 किस बैंक पर लागू होती है? अगर मैं खाली ये बोल देता भारतीय बैंक विनियम अधिनियम कौन से बैंक पर लागू होती है, सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, विकास बैंक, तो आंसर हो जाता उपयोग सभी। लेकिन यहां पे लिखा है धारा 56 किस पे लागू होते हैं? ये अधिनियम तो सभी बैंकों पर लागू होती है, लेकिन उसकी जो 56वां धारा है वो किस पर लागू होती है? तो वो केवल सहकारी बैंकों पर लागू होती है। समझ आई बात? चलो, सहकारी बैंक से क्या तात्पर्य है आपका? अभी ऊपर बताया, सहकारी बैंक इज इक्वल टू राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक एंड प्राथमिक सहकारी बैंक, ठीक है, समिति वाला नहीं, साख समिति नहीं आता। प्राथमिक सहकारी बैंक के संदर्भ में सही कथन को बताइए। इस सही कथन को बताने से पहले मैं कुछ कथन बता देता हूं, उसको आप ध्यान रखना, उसके बाद इसको आप डील कर लेना। देखो, जहां पे भी देखो, एक आएगा सहकारी समिति, एक आएगा सहकारी बैंक। एक सहकारी समिति, एक सहकारी बैंक है ना, ये दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो जहां पे सहकारी समिति वर्ड दिख गया तो समझ लेना उसका जो कैपिटल होगा, उसकी जो पूंजी होगी वो 1 लाख रुपए से कम होगी। जो रिजर्व कैपिटल रहेगा 1 लाख रुपए से कम रहेगा, 1 लाख से कम। और जहां शब्द आपको देखने को मिल गया बैंक, समिति और बैंक में डिफरेंस बता रहा हूं, जहां पे बैंक देखने को मिल गया तो उसका कैपिटल 1 लाख रहेगा या 1 लाख से ऊपर। मतलब 1 लाख से ऊपर है तो बैंक, 1 लाख से नीचे है तो समिति। समझ आई बात? ठीक। जहां पे प्रत्यय वर्ड जुड़ जाता है ना, वहां समझ लेना उनका काम लोन देने का ही है। बाकी काम भी करते हैं और प्रत्यय है तो लोन देने का काम रहता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। बाकी और भी है, जैसे कृषि वर्ड जुड़ गया तो कृषकों को लोन देने का काम करती है। वो खैर मैं डिटेल में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में पढ़ाया हुआ हूँ। अच्छा, आपको बैंकिंग रेगुलेशन में शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा डीप में भी पढ़ना है, ओवर भी पढ़ना है। 1 घंटे 30 मिनट देने पड़ेंगे आपको, 1.5 घंटे का वीडियो है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आप देखना, योगेश साहु ऑनलाइन क्लासेस में जाओगे, लेटेस्ट वीडियो में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट दिख जाएगा, उसको देखना, पूरा ऊपर नीचे सब चीज़ पढ़ा डालो, अंदर तक घुस घुस के पढ़ा डाला, ठीक। तो पूरा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1.5 घंटे में आपका खत्म हो जाएगा। उसको थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा के देख लोगे तो एक एक धारा और अंदर के प्रोविजन सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, तो देख लेना जाके, ठीक है। तो प्राथमिक सहकारी बैंक के संदर्भ में सही कथन को बताइए। अच्छा, इससे रिलेटेड, सहकारिता से रिलेटेड जो भी वीडियो और प्लेलिस्ट होंगे ना, उसको मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। पिन तो जो लिंक करते हो वही कर देना, एक और कमेंट डाल देना उसमें, जितने प्लेलिस्ट वाले हैं इससे रिलेटेड जो भी प्लेलिस्ट है वो सब में एक एक कमेंट करके डाल देना, ठीक है। तो वो कमेंट बॉक्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में तो रहेगा ही। चलो, प्राथमिक सहकारी बैंक, बैंक गिर गया मतलब क्या? उसका जो पूंजी है वो 1 लाख रुपए से, 1 लाख रहेगा, 1 लाख से ज़्यादा रहेगा। तो पहला देखते हैं, जिसकी समादत शेयर पूंजी और आरक्षित 1 लाख रुपए से कम नहीं, हाँ 1 लाख से कम हो जाएगा तो समिति कहलाएगा। 1 लाख से ऊपर या 1 लाख ये बैंक कहलाता, तो पहला वाला सही है। जिसका प्राथमिक उद्देश्य बैंककारी व्यवहार करना, बैंककारी मतलब बैंकों से रिलेटेड काम, तो बैंक क्या करेगा? बैंकों से रिलेटेड काम करेगा क्या, और क्या करेगा? तो ए और बी दोनों सही है इसका आंसर, ठीक है। बैंक है मतलब बैंक से रिलेटेड काम करेंगे। बैंक और ग्राहक के बीच का क्या संबंध हो सकता है? ऋणी और लेनदार का, उपनीत और उपनिधाता का, स्वामी और अभिकर्ता का। ये कुछ ज्यादा शुद्ध हिंदी हो गया है ना। बैंक और ग्राहक के बीच क्या क्या संबंध हो सकता है, तो इसको मैं अपने लैंग्वेज बता रहा हूँ, इसका आंसर तो उपयोग सभी है, लेकिन ये एक्चुअल में ये शब्द का मतलब मेरे को नहीं मालूम, मैं बता रहा हूँ। बैंक, ये बैंक है और ये आप कस्टमर हो, ठीक है। बैंक और ग्राहक के बीच रिलेशन, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, आप बैंक को, बैंक में समझ लो पैसा दे दिए, एफडी, या बैंक में जमा करा के रखे हो। एक और कंडीशन हो सकता है, आपके पास पैसे कमी पड़ गई, आपको शादी करना है, शादी कराना है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, आप बैंक से लोन ले लिए, इस बार आप बैंक से लोन लियो, तो एक बार आप लेनदार हो गए, एक बार देनदार हो गए, तो ये संबंध हो सकता है। बैंकों के बीच लेनदार और देनदार का भी संबंध हो सकता है, कभी लेनदार का बैंकों और ग्राहकों के बीच, कभी देनदार का संबंध, दो संबंध तो ये हो गया। इसके अलावा बैंकों, सिर्फ बैंक पैसा लेने देने का काम नहीं, और भी बहुत सारे फैसिलिटीज आपको अवेलेबल कराती है, बहुत सारे फैसिलिटीज अवेलेबल कराती है। इंश्योरेंस वाला आईसीआईसी का देखना, इंश्योरेंस का जैसे मैं लिया हूँ तो आईसीआईसी मेरे को याद है, हेल्थ इंश्योरेंस है और आपका गाड़ी का भी इंश्योरेंस है, बहुत सारी फैसिलिटी और भी प्रोवाइड करा रही है बैंकों से रिलेटेड काम छोड़ के, मतलब सिर्फ लोन देने और लेने के काम को छोड़कर और भी बहुत सारे काम करवाती है। तो वैसा भी एक संबंध बन जाएगा जहाँ पे आप सर्विस ले रहे हैं या बैंकों को सर्विस दे रहे हैं,
तो बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं बैंक और ग्राहक के बीच, ये मैं पॉइंट आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद ये ऋणी और लेनदार, ये तो है ही, ये क्या है पता नहीं, ठीक है। तो वो कंसेप्ट मैंने बता दिया, उसको ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस प्रकार का खाता नहीं होता बैंकों में? चालू खाता, नियमित खाता, बचत खाता। देखो एक अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट, आमतौर पे आपका होगा सेविंग अकाउंट, और एक होता है करंट अकाउंट, ये ज्यादातर व्यापारी लोग के लिए रहता है। सेविंग अकाउंट में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन करवा लोगे ना, बचत खाते में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन करवा लोगे तो ना वो ब्लॉक हो जाएगा, आपका अकाउंट होल्ड हो जाएगा, होल्ड कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक कर देते हैं मतलब आपसे उसमें पैसा आएगा लेकिन आप निकाल नहीं पाओगे, क्यों? फिर वो ऐसा लगता है कि शायद आप कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे हो ऐसा। तो जितने व्यापारी लोग रहते हैं जिनका डेली का लेन देन है, कोई किराना अरे उसके पास डेली कैश आएगा, पैसा आएगा, वो डेली पैसा जमा कराएगा, उसके पास तो डेली पैसा आना जाना है, ठीक है। कोई ज्वेलरी शॉप वाला हो गया, उसका डेली कैश आ रहा है, डेली कोई न कोई खरीदारी कर रहा है, डेली पैसा जमा कराएगा। इतने सारे लोग खरीदेंगे, गूगल पे करेंगे, कैश पे करेंगे, लेकिन आपके में देखना ना, इतना सारा गूगल पे एक ही दिन कर दो, नहीं होगा, फिर वो ब्लॉक होने लग जाएगा, ठीक है, डाउटफुल श्रेणी में आ जाता है। तो करंट अकाउंट ज़्यादातर व्यापारी लोग यूज़ करते हैं। इसमें सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, इसमें नहीं मिलता करंट अकाउंट में। चलो ये भी बात बता दिए तो आप काम आ जाएगा आपके, ठीक है। तो बैंकिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी मिलेगा कम मिलता है, एफडी वगैरह से कम मिलेगा, लेकिन मिलता है 3-4% जो भी हो। करंट अकाउंट में मिलता ही नहीं है, करंट अकाउंट में कोई पैसा आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर सकते हो, उसकी लिमिट ज़्यादा होती है, सेविंग की कम होती है, ठीक। नियमित जैसे ये कोई खाता नहीं होता, सेविंग होता है और करंट होता है। ये बचत खाता मतलब सेविंग अकाउंट, चालू खाता मतलब करंट अकाउंट, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? अब यहाँ से देखो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और नाबार्ड भी आपका, ये नाबार्ड वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा। नाबार्ड के भी जितने उससे रिलेटेड पॉइंट हैं वो सभी इसमें मैं कवर करा देता हूँ एक ही क्वेश्चन में। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 इसका आंसर है, 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1900 क्या हुआ? ओके ओके, ठीक ठीक, हाँ 12 जुलाई 1982 ये वाला। 12 जुलाई 1982, ठीक है। अब देखो नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना हुई 12 जुलाई 1982, आपको डेट याद रख लोगे ना। एक और 1981 में ये पार्लियामेंट का एक्ट नंबर 61 है। पार्लियामेंट में जब पास हो रहा था ना तो एक्ट नंबर 61 था, उस हिसाब से देखा जाए तो एक्ट नंबर 61 भी याद रख लेना, क्योंकि एक्ट नंबर भी हो सकता है कई बार पूछ दें। तो एक्ट नंबर 61 याद रखना, पार्लियामेंट का, कब? 1961 वाला। 1961 है कि 81 है? 81 है, सॉरी यार, 81 में है और 82 में पास हुआ। स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982, लेकिन पार्लियामेंट का कौन सा नंबर का एक्ट है? 61 वाला। कौन से में? 1981 में, ठीक है, ये क्लियर। चलो ठीक। अब देखो ये जो नाबार्ड है इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वाले में बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हो सकता है वहां पे देखने को मिले, तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन नाबार्ड का अगर फुल फॉर्म देखेंगे ना, नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब कृषि से संबंधित विकास और ग्रामीण विकास। उसके फुल फॉर्म में ही उसका उद्देश्य छुपा हुआ है। किसके विकास के लिए? कृषि क्षेत्र के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए। उसके फुल फॉर्म में ही उसका उद्देश्य छुपा हुआ है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, शहरी वाला आएगा शहरी के विकास के लिए, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ रूरल, नहीं तो फिर रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट लिख लिया रहता। तो शहरी विकास के लिए क्या? आवास वाला काम है क्या? नहीं, ग्रामीण वाला और खेती किसानी वाला, एग्रीकल्चर। तो उसका उद्देश्य समझ लेना। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन ये। खुद किसकी सिफारिश पर की गई थी अगर पूछा जाए ना, तो शिवराजन, ठीक है, क्या नाम है? शिवराजन, शिवराजन समिति की सिफारिश पर यह नाबार्ड की स्थापना की गई। शिवराजन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। अब यह शिवराजन समिति को कब गठन किया गया? तो 30 मार्च 1979 को इसका गठन किया गया। शिवराजन समिति का गठन कितना? 30 मार्च को। अब नाबार्ड भी एक प्रकार का बैंकिंग हो गया, नेशनल बैंकिंग फॉर रूरल एंड डैश डैश, तो बैंकिंग हो गया। और बैंकिंग वाला अभी मैं पॉइंट बताया सब मार्च में है। एक और मार्च वाला मिल गया आपको 30 मार्च, लेकिन ये 30 मार्च को क्या? शिवराजन समिति जो कि नाबार्ड से संबंधित है, उसका गठन कब किया गया था? 30 मार्च 1979 को। और इसने रिपोर्ट प्रस्तुत कब किया? तो 28 नवंबर 1979 को, 28 नवंबर 1979 को शिवराजन समिति ने रिपोर्ट पेश किया। तो पूछा जाती नाबार्ड की स्थापना किसकी समिति की सिफारिश पर किया गया? तो ये किया गया शिवराजन समिति की सिफारिश। एक और नाम आपको देखने को मिलेगा, वो है केवी का, शाजी केवी का। शाजी सब शाह से है, शाजी केवी। सर शाजी केवी क्या है? तो वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है पूछा है, तो शाजी केवी है। तो चौथा पांचवा क्वेश्चन ये आपको देखने को मिल जाएगा, शाजी केवी। एक और समिति दिखेगी जैसे शिवराजन, किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई? शिवराजन समिति। किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड के द्वारा, किस समिति की सिफारिश पर सहकारी बैंक को सीधा पुनर्वित्त सहायता प्रोवाइड कराया जाता है? तो वो है वैद्यनाथ समिति। एक और वर्ड मिल जाएगा आपको, वैद्यनाथ,
वैद्यनाथ समिति 2004। तो इस समिति की सिफारिश पर सहकारी बैंक को सीधा पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, किस कौन सी समिति की सिफारिश पर? वैद्यनाथ समिति की सिफारिश पर। इतना क्लियर हो गया? ठीक। कौन से 5 ईयर प्लान में आया था पूछता है तो 6 5 ईयर प्लान। 6 5 ईयर प्लान का जो ईयर है वो डेट है 1980 से लेके 85 के बीच में, 80 से लेके 85 के बीच में। ठीक है, तो 1980 से लेके 85 के बीच में 1982 पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो नाबार्ड की स्थापना इसी बीच में तो हुआ, 6 5 ईयर प्लान में। ये भी पूछ दिया जाता है। इसकी आरंभिक पूंजी कितनी थी? जो स्टार्टिंग में कैपिटल था वो कितने कैपिटल के साथ ये रजिस्टर्ड हुआ पूछा है तो 100 करोड़, 100 करोड़ रुपए के साथ इसकी आरंभिक पूंजी थी। ठीक है, इसने स्टार्ट किया था 100 करोड़ रुपए के साथ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है पूछा है तो हेडक्वार्टर पूछे तो मुंबई। कहाँ? मुंबई। ठीक है, अब इसमें देखो 100% इसका जो शेयर है, 100% शेयर में 1% आरबीआई का रहता है, 99% गवर्नमेंट का रहता है। 1% शेयर किसका रहता है? आरबीआई का रहता है। 1% शेयर किसका? आरबीआई का रहता है। एक और अच्छा क्वेश्चन बताता हूं, नाबार्ड के द्वारा कितने वाटरशेड प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी गई है? वाटरशेड प्रोजेक्ट, वाटरशेड परियोजना, नाबार्ड के द्वारा कितने वाटरशेड प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी गई है, मिली है पूछा है तो 67। याद रखना कितना? 67। ये नाबार्ड से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते थे वो मैंने यहीं पे बता दिया, ऑब्जेक्टिव के साथ एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य हो सकता है 7 8 पॉइंट आ जाए, बहुत सारे पॉइंट है नाबार्ड के उद्देश्य में, लेकिन सारे इसी से संबंधित रहेंगे, ग्रामीण और ये कृषि वाला। ठीक है, क्लियर? चलो ठीक, इतना याद रहेगा। शिवराजन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई है, जो कि गठित हुआ था 30 मार्च 1979 को, और 28 नवंबर 1979 को उसने क्या किया? अपना रिपोर्ट पेश किया। शाजी केवी अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। वैद्यनाथ समिति 2004 के तहत इसको पुनर्वित्त की सहायता दी जाती है सहकारी बैंकों को डायरेक्ट। ठीक है, और ये 6वें 5 ईयर प्लान जो कि 1980 से 85 के बीच है, इसमें ये गठित हुआ था, मतलब नाबार्ड की स्थापना हुई थी। आरंभिक पूंजी इसकी कितनी थी? 100 करोड़ थी। 100% में 1% शेयर आरबीआई का होता है, 99% गवर्नमेंट का होता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई में है। कितने वाटरशेड प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है? 67 को। ठीक है, पार्लियामेंट का एक्ट कौन सा है? 61 है। कौन सा? 1981 में, एक्ट नंबर 61। और 12 जुलाई 1982 को इसका गठन हुआ था, 12 जुलाई 1982 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, किस अधिनियम के तहत नाबार्ड की स्थापना की गई थी? देखो 1981 का पार्लियामेंट एक्ट नंबर 61। याद रहेगा? ठीक। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? अब भी बताया, मुंबई। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? बताओ। शिवरमन हो गया, शिवराजन है कि शिवरमन है? शिवराजन है, शिवरमन हो गया, राजन है। ठीक है, शिवराजन समिति। ठीक है, राजन हो, राम हो, रामन हो, एक ही मतलब है। नाबार्ड बैंक का उद्देश्य क्या है? अब बताओ उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्र का विकास, मतलब शहरी क्षेत्र नहीं है, जो होगा ग्रामीण होगा। उसका फुल फॉर्म ही आप देखोगे, फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि वाला और ग्रामीण वाला। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ग्रामीण की विकास सहायता और गरीबी में कमी। आमतौर पे हम लोग ये ए और बी ऑप्शन देखते हैं ना, लगते नहीं यही वाला होगा। उपयुक्त में से सभी देखते हैं ना तो वही वाला होगा, ऐसा नहीं है। उसको डिटेल में पढ़ोगे तो शहरी क्षेत्र वाला कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ग्रामीण विकास सहायता और गरीबी में कमी। नाबार्ड बैंक की स्थापना के समय प्रारंभिक कोष कितना था? कितना पूंजी था भैया? 100 करोड़। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है बताओ? शिवरमन से मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, साजी केवी है नाबार्ड वाला शासक है। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? अभी बताया 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नाबार्ड बैंक में आरबीआई की हिस्सेदारी कितनी होती है? 1%। तो गवर्नमेंट का कितना होता है? 99%। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को किसके द्वारा पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त होती है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को किसके द्वारा पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त होती है? किसके द्वारा होती है? नाबार्ड से। और ये 25वां क्वेश्चन, अभी एक डेट बताया था मैं। अच्छा, एक जगह ना वो सीवी रमन हो गया, एक जगह शिव रमन हो गया, एक जगह शिवराजन है। वो शिव रमन शिवराजन एक ही है, उसका निक नेम शिवराजन तो समझ लेना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को किसके द्वारा पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त होता है? तो नाबार्ड से। ठीक है, ये सहकारी बैंकों को डायरेक्ट, अभी मैंने ऊपर बताया सहकारी बैंकों को डायरेक्ट पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त कौन कराएगा? नाबार्ड कराएगा। ठीक है, लेकिन ये कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया था? वैद्यनाथ समिति, जो कि 2004 में गठित की गई थी। ठीक है, तो उसी के आधार पर नाबार्ड द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, किसको? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को। ठीक है, क्लियर, ध्यान रहेगा नाबार्ड के द्वारा। और क्या इसमें पॉइंट? नाबार्ड बैंक की स्थापना किस क्षेत्र के विकास के लिए की गई थी? कृषि, आवास, उद्योग, निर्यात, आयात। मैं बोला कृषि।
कार्यशील पूंजी, अभी वर्किंग कैपिटल दूसरा टॉपिक आ गया, मौसमी कार्यशील पूंजी। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि किस संस्था द्वारा बनाया जाता है? ये नाबार्ड, एक इसको याद रख लेना, ये नाबार्ड वाला टॉपिक इसमें खत्म हो गया। फिर वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है, और जो छोटे मोटे और पॉइंट्स है ना, उसमें बहुत सारे सिलेबस में तो बहुत सारा चीज़ दिया हुआ था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो इंपॉर्टेंट था ही, और कंपनी नहीं, कंपनी कोऑपरेटिव एक्ट 1960 दिया हुआ था, रूल दिया था 1962 का। ये तो 3 मेजर टॉपिक्स हो गए, इसके अलावा छोटे मोटे और टॉपिक थे, केवाईसी हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, शेयर कैपिटल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ये छोटे मोटे और टॉपिक थे, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस देख लेंगे। कुछ एक आध वीडियो में हो सकता है आपको कम कम क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि उससे एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है। जैसे बैंकिंग वाला आया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो सारे पॉइंट्स मैंने उसमें वहीं पर कवर करा दिए, ये नहीं कि बस बताते चलो बताते चलिए, सारे पॉइंट्स कवर करा दिए। नाबार्ड आया तो पूरा नाबार्ड का जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कवर करा दिया, ठीक है। अभी हम कोऑपरेटिव एक्ट वाला पढ़े हैं तो उसमें भी लंबा चौड़ा हो गया। हो सकता है अब ये क्लैरिटी आने के बाद जो इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसमें लंबे लंबे क्वेश्चंस होंगे, मतलब एक ही वीडियो में हो सकता है 50 जाए, 60 जाए, हो सकता है 100 जाए, 150 जाए, ठीक है। लेकिन ये 500 ऑब्जेक्टिव्स की पूरी सीरीज चलेगी लाइन से, ठीक है। तो टोटल 10 वीडियोस रहेंगे, और ये 10 वीडियो में पूरा 500 ऑब्जेक्टिव कवर कराऊंगा। बने रहिए योगेश क्लासेस के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।